नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज विश्व आदिवासी दिवस है और प्रदेश के मुखिया आदिवासी बहुल्य वागड़ और मेवाड़ का दौरा करते हैं, अनेकों सौगातें देते हैं और देश के विकास में आदिवासियों के योगदान और बलिदान को बताते हैं। कुछ दिन पहले जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया था, तब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बांसवाड़ा में आदिवासी महिला के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर यात्रा निकाली थी। आज फोकस मानगढ़ धाम पर भी रहा। मानगढ़ धाम जिस पहाड़ी पर है, उसका आधा हिस्सा राजस्थान में और आधा हिस्सा गुजरात में आता है। कमाल की बात यह है कि इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव है और प्रदेश के मुखिया वहां सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में। तो क्या मानगढ़ से मोदी के गढ़ को भेदने की रणनीति भी बनाई गई? सवाल यह भी है कि शहरों के चकाचौंध से दूर रहने वाले आदिवासी बीते कुछ महीनों में लाइमलाइट में क्यों आ गए? मुख्यमंत्री बीते एक साल में 8 से 10 दौरे मेवाड़ के कर चुके हैं। चिंतन शिविर मेवाड़ में किया गया। जेपी नड्डा मेवाड़ जा चुके हैं। क्या सभी पार्टियों को लगने लगा है कि आदिवासी सीटों के बिना ना गुजरात मुमकिन, ना राजस्थान मुमकिन, ना ही मध्य प्रदेश मुमकिन? और क्या यही वजह है कि आदिवासियों पर फोकस अचानक से पार्टियों का बढ़ गया है? आज बात इसी मुद्दे पर। आजादी के पहले का इतिहास मानगढ़ में बैठे रहे हैं, आपको क्या बताएं। लगभग 1500 लोग शहीद हो गए आदिवासी। इस बारे में दिख रहा आपको 20 साल पहले की मेरी सोच थी। क्या लिखा गया है तो उसमें हमारे आदिवासी भाई बहनों का नाम अंकित है। तो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने पूरा इंटरेस्ट या रुचि दिखाई और बड़ा देश का आदिवासियों पर फोकस किया जा रहा है और फिर बाणेश्वर धाम से लेकर मानगढ़ धाम तक सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यह कि क्या आदिवासियों पर फोकस करते हुए सत्ता की राह पर आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है या फिर उसी राह पर आदिवासियों को साथ लेकर विकास की राह पर उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने की तैयारी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता पंकज मीणा जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, अक्सर आदिवासियों के लिए कहा जाता था कि वो विकास, सियासत और शहरों से बहुत दूर है, अपनी एक अलग जिंदगी जीते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी सत्ता के सबसे केंद्र बिंदु में स्थापित है, जहां बार बार नेता जाते हैं। बीते एक साल की बात करूं, राजस्थान सरकार आधा दर्जन से ज्यादा दौरे कर चुकी है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व दौरे कर चुके हैं और लगातार फोकस उस बेल्ट पर है जिसका गुजरात और मध्य प्रदेश से सीधा कनेक्शन है। क्या यह माना जाए कि अगला चुनाव, चाहे वो राजस्थान हो या गुजरात हो, आदिवासी के मुद्दों पर लड़ा जाएगा या कम से कम वो लाइमलाइट में रहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज आदिवासी क्षेत्र जो है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, एकदम लाइमलाइट में आए हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए जो राजनीति जो चल रही है, उसका केंद्र बिंदु भी आदिवासी बना है जी। एक तो जब से बीजेपी ने राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू को जो बनाया है और बड़ी वोटों से जो जीती हैं वो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से बीजेपी के ने मास्टर स्ट्रोक खेला है इसमें। और उसको बाद में लेके जो जितने गांव थे वहाँ यात्राएं भी निकाली हैं और विजय उल्लास की क्या कहते हैं जिस तरह से किया है, तो ये एक अपना वोट बैंक को साधने का एक प्रयास है जी। वहीं दूसरी ओर ये कांग्रेस भी वहीं चाह रही है कि जो पहले एक समय था जब वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस का अच्छा होल्ड था, लेकिन समय के बाद में बीजेपी ने भी वहाँ अपना पैठ बनाई और आज स्थिति है कि 50-50% की स्थिति में है ये जी। लेकिन कुछ अरसे से वहाँ पे एक बीपीटी जो है बीटीपी जो एक नया दल गठित हुआ और उसके 2 विधायक भी जीते हैं और तीसरे 2-3 सीटों पे वो कम से कम अच्छी फाइट दे रहे थे दोनों पार्टियों को।
तो ये सारा जो गणित है वो तो राजस्थान के संदर्भ में देखा जा सकता है जी। और ये जो पूरी बेल्ट जो थी, कभी आदिवासी अलग से प्रदेश बनाने की भी बात हो रही थी, हील जैसे प्रदेश भील की मांग की उठती बात थी। ये सारी जो चीजें इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है अब सर, चूंकि वापस अशोक गहलोत मैं आपके जी का पास जो आऊंगा। हमारे दौरा साथ जो- कांग्रेस नेता विवेक कटारा जी भी जुड़ गए हैं। विवेक कटारा जी, आप तो उदयपुर ही बैठे, उसी बेल्ट के अंदर बैठे हैं, जरा बताइए आज जो मुख्यमंत्री बागीदोरा से भिंडर तक होकर आए हैं उसका क्या असर आदिवासियों पर पड़ा है और कितनी सौगातें आदिवासियों को मिली है? जी जरूर। सबसे पहले तो मैं सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आदिवासियों को ने जो हमेशा से वन के रक्षक हैं, पेड़ों के रक्षक हैं, जिन्होंने हमेशा प्रकृति को बचाया है। और उसी क्रम में आज जिस तरह से अशोक जी गहलोत जी पहले से जब मुख्यमंत्री थे तब भी और आज भी, और जिस तरह से आज का दौरा रहा है, बहुत ऐतिहासिक घोषणाएं की है। आपको एक हमारे साग डुगरी का पुल का 23 करोड़ का उन्होंने बागीडोरा विधानसभा में, जिसके महेंद्र जी मालवीय जहाँ से आते हैं, उनको पुल का दिया है। इससे पहले जब आए थे तो बेणेश्वरम के पुल के निर्माण की उन्होंने घोषणा 133 करोड़ की है। मेडिकल कॉलेज दिया बांसवाड़ा में। हमारे डूंगरपुर का एक क्षेत्र गलियाकोट, वहाँ पे 57 करोड़ की पुली का उन्होंने घोषणा की है। और उसी तरह से आज जब भिंडर में आए तो 140 करोड़ का स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम से बालिका महा कॉलेज का शिलान्यास किया। तो मैं समझता हूँ कि मेवाड़ वागड़ पर जिस तरह से गहलोत साहब का हमेशा ही बहुत स्नेह रहा है और वो हमेशा बड़ी बड़ी सौगातें देके जाते हैं, हमें बहुत पसंद है। सर, सियासी तौर पर यह मजबूरी है या फिर सियासी तौर पर जरूरी है जो किया जा रहा है? नहीं, ये तो विकास का जो अशोक जी गहलोत साहब शुरू से विकास पुरुष हैं और विकास वो करते ही आए हैं। इसमें क्या मुख्यमंत्री का दायित्व भी है। और आपने तो गहलोत साहब की छवि शुरू से देखी, तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। और जनता बार बार उनको चुनती है तो कुछ ना कुछ विकास करते हैं पूरे प्रदेश में, तभी तो बार बार लौट के आते हैं। और इस बार में हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी रिपीट होगी प्रदेश में अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में। ठीक है सर, और आपको लगता है कि वो रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरेगा, गुजरात के लिए भी और राजस्थान के लिए भी? जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। पंकज मीणा जी, मानगढ़ में एक दौर था जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने एक बड़ी सभा की थी और उसके बाद मानगढ़ अचानक से लाइमलाइट में आ गया। क्या आपको लगता है कि मानगढ़ पर आज फोकस इसलिए किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री सीनियर ऑब्जर्वर भी है गुजरात के, और मानगढ़ से जो संदेश जाएगा वो गुजरात के एक लंबी चौड़ी बेल्ट में जाएगा? क्या एक मानगढ़ से राजस्थान और गुजरात दोनों को साधा गया है? बिल्कुल विजेंद्र जी, सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की आपके सभी दर्शकों को, राजस्थान के वासियों को शुभकामनाएं। मानगढ़ की जहाँ तक आपने बात करी, 1913 के अंदर वहाँ एक नरसंहार हुआ था जो जलियांवाला बाग से भी विभत्स था और उससे ज़्यादा वहाँ मृत्यु हुई थी। पर चूंकि वो एक आदिवासी आंदोलन था इसलिए वो लाइमलाइट में नहीं आ सका। आज़ादी से पहले के भी लगभग अगर हम देखें तो 35 साल थे और आज़ादी के बाद के भी लगभग 50 साल निकल गए, ऐसे करीब 85 साल निकल गए। और मानगढ़ धाम में जो आदिवासियों का नरसंहार हुआ, उनका ना तो उनको सम्मान मिला और ना ही वो पूरी दुनिया जान सकी उस बात को। ये तो भला हो मोदी जी का जो उन्होंने आदिवासियों की सुध ली और मानगढ़ धाम के ऊपर अपना कार्यक्रम करके और उस सारी चीज़ को जनता के सामने लाए। और उसके बाद में तो खैर देखिए मानगढ़ धाम का विकास भी हुआ, सब कुछ हुआ। परंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी का जब जब हमको मौका लगा है, हमने आदिवासियों को सम्मान गौरव लौटाने का काम किया है। यही मोदी सरकार है जिसने बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में एक मनाने का कार्यक्रम किया है। यही मोदी सरकार है जिसने पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के पद जैसे के लिए एक चुना है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ ऐसी थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को सम्मान गौरव लौटाने का काम कर रही थी। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्यों देश को 75 साल इंतजार करना पड़ा पहला आदिवासी राष्ट्रपति के लिए? क्यों मानगढ़ धाम को 85 साल इंतजार करना पड़ा केवल जनता के जानने के लिए, कि भाई जनता जाने कि भाई यहाँ आदिवासियों का नरसंहार भी हुआ है? कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा से रहा और इस पर ऑब्जेक्शन भी हमेशा से रहा है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है तो अपनी काबिलियत के दम पर बनी होंगी, आदिवासी इसलिए बनाई है तो सीधा कहिए।
नहीं देखिए विजेंद्र रिसोई जी, इसको हमको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। आदिवासी इसलिए बनाई गई है। आप जब ये क्वेश्चन रेज करेंगे, द्रौपदी जी बहुत ही क्वालिटी वाली है, राज्यपाल का उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और पार्षद से लेकर राजनीति शुरू की है जो आज राष्ट्रपति जी पहुंची है। परंतु मैं द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बार बार इसलिए लेना पड़ता है, क्या आदिवासियों के अंदर लोग क्वालिटी वाले लोग नहीं थे अब तक? 75 साल आजादी को हो गए, क्या 75 साल के अंदर एक आदिवासी नहीं मिला अब तक? कांग्रेस के जब 60 साल के शासन रहा जिसमें कि भाई एक आदिवासी को राष्ट्रपति या कोई सम्मानजनक पद दिया जाए। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपने मतलब इन सब बाधाओं को, पूर्वाग्रह को छोड़कर तो द्रौपदी जी का जो चयन किया, और वो भी एक ऐसे परिवार से जहाँ बिल्कुल आदिवासी जहाँ जंगलों में रही हुई और जिनका उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमने सबने सुनी पड़ी, ऐसी परिस्थिति में जो महिला संघर्ष करके निकली है उनको राष्ट्रपति के ऐसा तो नहीं कि उनको भी राष्ट्रपति इसलिए बना दिया गया हो क्योंकि गुजरात पर फोकस है, राजस्थान पर फोकस है, मध्य प्रदेश पर फोकस है, छत्तीसगढ़ पर। मुझे ऐसा लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी पूरे हिंदुस्तान के आज राष्ट्रपति है, 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के राष्ट्रपति हैं। केवल 3 और 4 राज्यों से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। और देखिए राजनीति में एक बहुत सीधी सी बात है, आप अच्छे काम करोगे तो जनता उसको अप्रिशिएट करती भी है। और आज इस बात को विजेंद्र जी, अगर आप कहीं निचले गाँव में जाओगे, आदिवासियों के गाँव में जाओगे, तो वो आदिवासी जिस प्रकार से खुश हो रहे हैं आज राष्ट्रपति बनने से द्रौपदी जी के, उनके मुख पे जो चेहरे पे जो रौनक है, उससे आपको महसूस होगा कि वास्तव में मोदी जी ने जो काम किया या एनडीए गवर्नमेंट ने जो जिस प्रकार से चयन किया राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू जी का, उसे आदिवासी सम्मान लौटने का काम। सरकार जो भी कुछ कर रही है आदिवासी बेल्ट में, बीजेपी को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो अंत्योदय की योजना के साथ चलती है। अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को साथ लेकर चलना। अगर आदिवासी के विकास के लिए वहां काम हो रहा है तो बीजेपी खुले मन से कहे कि सरकार बेहतर काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए सरकार बेहतर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान में स्थिति यह है कि केंद्र के जो काम होते हैं उसको आप उपलब्धि यश लेने के काम करते हो, या 2013 से 18 के अंदर राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काम किए हुए थे उनका नाम बदल के या उन्हीं योजनाओं के दम पे आप अपनी भखान करना चाहते हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, अभी विवेक कटारा जी ने बोला कि विकास पुरुष आदरणीय अशोक गहलोत जी ने मेडिकल कॉलेज दिया। विजेंद्र जी, पूरी दुनिया जानती है मेडिकल कॉलेज के लिए केवल जमीन उपलब्ध राज्य सरकार कराती है, उसके लिए पैसा देना, उसके लिए सैंक्शन देना, तमाम प्रकार की स्वीकृति देना केंद्र सरकार करती है। अच्छा सर, मैं विवेक जी को बता देता हूं। सर बताइए मुझे, राजस्थान के अलावा कौन सा ऐसा जहां लगभग हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज के अप्रूवल हो? नहीं देखिए ये सर, ये किसकी उपलब्धि है? अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। नहीं आप बताइए ना। बिल्कुल, मैं मुझे एक स्टेट तो बताइए। नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, आपको इस चीज का भी बड़ा स्पष्ट जवाब देता हूं। 1947 के अंदर राजस्थान बना, 1948 के अंदर राजस्थान बना, और 1948 से लेकर 2013 तक क्यों हमारे पास केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे? क्यों ये मेडिकल कॉलेजों की जो श्रृंखला है लगातार बनने की, ये 2013 के बाद प्रोसेस चालू हुआ, 2014 के बाद प्रोसेस चालू हुआ? क्यों हमको 2013 तक 70 साल तक इंतजार करना पड़ा कि राजस्थान में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे? ये सब चीज बताती है कि आपका विकास का इस कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा है किस प्रकार से आदिवासियों को, किस प्रकार से दलितों को एक अपने मकड़ जाल के अंदर फांस के रखे और उनका वोट हम खींचते रहे और उसी दम पे हम चुनाव में आते रहे। ये कांग्रेस की पॉलिसी 1947 से रही है और आज तक भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर अशोक गहलोत जी में हिम्मत होती, या मैं विवेक कटारा जी से, सर आपके नेता कहते हैं मुझे 80% के वोट चाहिए, 20% के नहीं चाहिए। विवेक, क्या ये ध्रुवीकरण नहीं होता है? सोलंकी जी, खुलकर ध्रुवीकरण नहीं होता है? विवेक कटारा जी, सर जो घोषणाएं हुई हैं वो कितनी जरूरी वहां के लिए थी? और अक्सर हम देखते हैं जब घोषणाएं होती है ना, शिलान्यास होता है तो फिर उसका लोकार्पण होने में दशक लग जाते हैं। इनके लिए कोई टाइम बाउंडेशन किया गया है कि जो आज शिलान्यास किए गए कितने वक्त के अंदर इनको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि सच मायने में आदिवासियों को राहत मिले? नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इससे पूर्व में भी जब अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे अपने दूसरी बार में, तब भी हमने यहाँ पे आदिवासियों के लिए विश्वविद्यालय खोला था, उनकी घोषणा की और उसी कार्यकाल में वो बन भी गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक जी गहलोत जो भी घोषणा करते हैं उनका क्रियान्वयन होता है और एक टाइम बाउंड कर रख के सारी चीजें चालू होती है, सिर्फ घोषणा के लिए नहीं होती। और जहाँ तक हमारे साथी बोल रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति हम नहीं करते, हम तो सिर्फ विकास करना जानते हैं। आजादी से लेकर अभी तक हमने आदिवासियों के लिए जो काम किए हैं वो किसी सरकारों ने नहीं किए और हम तो काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। सर फिर तो गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा अगर आप ये कहेंगे कि आजादी से अब तक काम हुआ है, फिर तो उस बेल्ट के अंदर अब तक विकास की गंगा बह जानी चाहिए थी। ऐसा तो हुआ नहीं। तो सर मैं बाकायदा घूमा हूं सर, पूरे इलाके में घूमा हूं मैं।
सर मैं बात करूं गुजरात की, सर मैं भी सर गुजरात से जो राजस्थान से लगे हुए जिले हैं, मैं साबरकांठा की बात करूं, बनासकांठा की बात करूं, सर वहां पे गांव में अभी तक भी सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बांसवाड़ा डूंगरपुर का। आप देखिए गांव में जाके आ जाओ, वहां पे आपको सड़कें मिलेंगी, छोटे स्वास्थ्य केंद्र मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, हर चीज सुविधा है राजस्थान के गाँव में। दक्षिणी राजस्थान की बात करें जहाँ पूरा हमारा भील बाहुल्य और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हर सुविधा वहां पहुंची। इसी को तो विकास कहते हैं और आप इसको विकास करेंगे। तो सर पिछड़ा इलाका है वो, आदिवासी इलाका कहूं या संपन्न विकसित शिक्षित इलाका कहूं, क्या कहूं मैं? सर जिस तरह से इसको टीएसपी घोषित किया है और जिस तरह से सुविधा आ रही है, मैं समझता हूं कि आजादी से लेकर अभी तक बहुत विकास हुआ है। आदिवासी अब अपने अधिकारियों को, अपने हितों को जानने लगा है और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, और इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। तो सर क्या आप मानते हैं कि वो इलाका ट्राइबल क्षेत्र से बाहर आना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए? देखो, इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस विजेंद्र जी, ये धीरे धीरे, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र से बाहर आना चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और जो लोग विकसित हो गए हैं उनको उससे निकल के, जो लोग कमजोर है उनको सब कुछ लाभ देने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है महेश शर्मा जी। सर ये तो अच्छा है कि चलिए राजनीतिक केंद्र में आने से ही अगर आदिवासियों का भला होता है तो ऐसा भला तो होता रहना चाहिए। अगर किसी सियासी पार्टी को डर लग रहा है कि हमारे वोट बैंक छिटक जाएंगे, आदिवासी हमसे दूर हो जाएंगे, इस चक्कर में अगर वहां सड़कें बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, अगर वहां अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल रहे हैं या फिर और तरीके के विकास हो रहे हैं, तो ये डर तो हमेशा बना रहना चाहिए और ये हर इलाके के लिए बना रहना चाहिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभी तक का, अगर स्वतंत्रता के बाद में या कहें बहुत अरसे से, कोई चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो या हमारे देश में जब भी है, आदिवासी एक जो क्षेत्र थे हमेशा पिछड़े रहे हैं, चाहे वो सत्ता के, राजनीति के क्षेत्र में हों, शिक्षा के क्षेत्र में हों, अपने अधिकारों को लेकर के। अब सवाल ये है कि जब ये जो अब चुनाव में इनकी बहुत बड़ी रोल होने वाला है, खासकर गुजरात में, जहां 28 सीटें ऐसी है जहां पे जो आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी विधानसभा क्षेत्र हैं गुजरात के अंदर। तो ये चुनाव को ध्यान में रख के भी एक मुद्दा माना जा सकता है, लेकिन होना ये चाहिए था कि अब तक उसका काफ़ी विकास उन क्षेत्रों का होना चाहिए था। उनके ऊपर, लेकिन आपको क्या लग रहा है भाई जी, मास्टर स्ट्रोक क्या है? देखिए आदिवासियों के उत्थान की बात आज हर जुबान पर आपको सुनाई दी जाएगी, लेकिन एक तरफ बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला, राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस के ही विधायक और सांसद उनको नहीं यशवंत सिन्हा को वोट करते हैं, तो बीजेपी तो जाहिर है पहले दिन से प्रचारित करी है कि आदिवासी के खिलाफ वोट डलवाए हैं। अब अगर उस क्षेत्र में आप जाकर विकास कर रहे हैं तो क्या वाकई में जनता तक वो संदेश पहुंचा पाएंगे कि वो एक अलग तरीके की सियासत थी और ये जमीनी हकीकत है जो हम आपके लिए कर रहे हैं? देखिए जो है कि ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अब ये वोटों का बड़ा महत्व है। और इस वोटों को साधने के लिए सभी जो दल हैं और वो अपने फोकस होते हैं और उन पर मतलब क्या कहते हैं, किस तरह से वहाँ के विकास के बारे में, उनके लिए क्षेत्र के विकास के लिए जी चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, ये जो चीज़ें हैं, शिक्षा हो जी, इन सब चीज़ों को ध्यान केंद्रित है। ठीक है पंकज मीणा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, चाहूंगा 10 सेकंड में जवाब दे कि जो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला गया, आपको लगता है कि जमीन पर जो काम हो रहे हैं उसके ऊपर वो भारी पड़ेगा? नहीं, देखिए राजस्थान में अगर देखा जाए तो जमीन पे काम कहाँ हो रहे, मुझे ये समझ में नहीं आया। राजस्थान में चिराग लेके ढूंढेंगे गहलोत जी या पूरे कांग्रेस के नेता, तो कहीं काम नहीं हो रहे। आप कह रहे बागीदोरा में सड़क बन रही है, मैं कह रहा हूँ जयपुर राजधानी के अंदर जो राजधानी की जान है MI रोड, वो पूरी टूटी पड़ी है। आप कहाँ के कोई कल्पना की बात करें? राजधानी का मेरा क्षेत्र है जमवार रामगढ़, वहाँ एक सड़क बता दीजिए जितने पिछले 4 साल में आपने बनाई हो। तमाम राजस्थान की स्थिति यह है कि कहीं विकास नहीं हो रहा है। विकास अगर हो रहा है तो टीवी चैनलों पे कांग्रेस प्रवक्ताओं के मुखमंडल से हो रहा है, इसके अलावा कहीं विकास नहीं हो रहा। बाकी राजस्थान त्राहिमाम कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि जिस दिन वोट होंगे उस दिन ही कांग्रेस सरकार को, गहलोत सरकार को सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगले 20 साल तक याद नहीं करेंगे। सर क्या जमीन पर जो घोषणाएं की जा रही हैं उसके जरिए छवि बनाई जा सकती है कि आदिवासियों के सच्चे समर्थक हम ही हैं, उनके विकास के लिए काम सिर्फ हम कर सकते हैं? सर मैं पहले ही बोला कि हम कभी हवाई बातें नहीं करते, जमीनी स्तर पे खूब काम हो रहे हैं। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर जगह हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5-6 से
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आ रहे हैं, आपकी जी। चिरंजीवी योजना देखो, वो आप किसी भी हॉस्पिटल में जो 10 लाख का बीमा हर सामान्य आदमी को मिल रहा है, कितनी, मैं ये अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, आप खुद हर हॉस्पिटल की आप ओपीडी में जाके आप पता करेंगे तो लोगों अरे को साहब जो व्यवस्था daily जो देखिए फायदा- अस्पताल की, आपके बगल में कोटा में क्या क्या हुआ आपने देखा। कोटा मैं- हर साल अरे सुर्खियों में साहब, रहता है जब नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती इतनी है। भीड़- क्या आपके इतनी स्वास्थ्य भीड़ बढ़ सेवा रही है। स्थिति देख लीजिए, जयपुर में आके पंकज देखिए मीणा कैसी जी हुई है। शुक्रिया, इतनी विवेक भीड़- कटारा जी आपका भी शुक्रिया, महेश शर्मा जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आदिवासियों पर फोकस तो आजादी के बाद ही शुरू हो जाना चाहिए था, अब तक वो मुख्य धारा के मुख्य केंद्र बिंदु में होने चाहिए थे, सियासत में मुख्य होने चाहिए थे। लेकिन अगर अभी भी फोकस किया जा रहा है तो सवाल सबसे बड़ा यही, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है या उनके तरक्की के लिए किया जा रहा है, ये तय आदिवासियों को करना है। नमस्कार।